फ़ियाज़ नाम है, आप लोगों से मुख़ातिब है और मेरे साथ बगैर कोई टाइम ज़ाया किए मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर रोशन अली अज़ीम साहब, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और इस वक़्त एक मज़लूम बाप की आवाज़ बने हुए हैं और पूरी तरह से बगैर किसी मेरे ख़्याल में जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, बोना फाइड हैं इस केस में, बगैर किसी फ़ीस के इस केस में वो इसको कर रहे हैं और इसमें हम बल्कि इस वक़्त पूरी दुनिया इनके लिए दुआएँ कर रही है और सपोर्ट भी कर रही है। आज इस केस में कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। मैं सबसे पहले सर आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बड़े बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया। हुँ, हुँ। आप आज की क्या कार्रवाई रही है सर अदालती कार्रवाई के हवाले से? आज मैंने सुना है कि जैसा आपसे बात हुई थी शायद आज आप हैदराबाद भी गए हुए थे और इस केस के हवाले से अभी क्या प्रोसीडिंग हुई? जी। थैंक यू सो मच फयाज़। जितने भी हमें देखने वाले हैं पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान से लेके पूरी दुनिया में जितने भी इस केस को देख रहे हैं उन सब का मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल, सब हमारे लिए दुआएं करते हैं। देखिए ये केस कोई इजी केस नहीं है, हुँ, ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है। हुँ, ये साजिश जो है वो साजिशी अनासर कर रहे हैं जो 1947 से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में लड़ते रहें और इनके मामला खराब होते रहें। ये वही साजिशी अनासर हैं जो सम टाइम पाकिस्तान में मामला खराब करते हैं, सम टाइम हिंदुस्तान में मामला खराब करते हैं और आपस में लड़ाते हैं। हुँ, ये जो सीमा हैदर है इस मामले में सिर्फ ये सीमा हैदर यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं गई है, उसके महरक़ात काफ़ी पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे जो ज़्यादा साज़िशी अनासर हैं वो सीमा हैदर के फैमिली मेंबर्स हैं। सीमा हैदर का एक भाई है जिसका नाम आसिफ रिंद है, वो पाकिस्तान के एक बड़े इदारे में काम करता है, वो इसका फैसिलिटेटर है सबसे बड़ा। जब पहली मिसिंग कंप्लेंट दाखिल की गई मलिर कैंट थाने कराची में, उस कंप्लेंट को दाखिल कराने वाला एप्लीकेशन लिखने वाला जो सीमा हैदर का भाई आसिफ था, उसमें थंब जो लिया गया सीमा हैदर का जो फादर इन लॉ है गुलाम हैदर का फादर, उसके थ्रू जमा कराई गई। लेकिन वो बड़ी टेक्निकली एप्लीकेशन जमा कराई गई थाने में। उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे थे, उसके कंटेंट्स कुछ ऐसे थे कि सीमा जो है सीमा का नाम लिखे बगैर, सीमा की कोई फोन नंबर, कोई सीएनआईसी नंबर लिखे बगैर सिर्फ ये लिखा गया कि मेरी जो बहू है वो गुम हो चुकी है। और उसके बाद ये लिखा गया नीचे कि हम कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमने दाखिल तो की है, लेकिन हम कोई भी एफआईआर दाखिल नहीं कराना चाहते, हम खुद ही जाके ढूंढेंगे। तो हुँ, ये एक अजीबोगरीब एप्लीकेशन जमा कराई गई उस आसिफ रिंद की तरफ से, सीमा हैदर के भाई की तरफ से, कि कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना कर सके। अगर हुँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन का दायरा जो शुरू होता वो सीमा हैदर के उस भाई और सीमा हैदर की जो बहनें हैं खुमेरा और रीमा, जो फैसिलिटेटर हैं सीमा की, उनके थ्रू, तो वो ट्रैप हो जाती, वो पकड़ी जाती। तो इसलिए वो पहली एप्लीकेशन ही कुछ मशकूक थी, वो बेस नहीं थी जिस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो कल से पहले कोई कंप्लेन ऐसे वाजे नहीं थी जिसको क्रिमिनल लॉ इन्वेस्टिगेशन को अलो करता। तो सबसे पहले तो हमने एक जामे वाज़े एप्लीकेशन जमा कराई, ये सारी डिटेल उसमें हमने मुहैया की है पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि ये मामला हुआ है, ये वाकया हुआ है। कल से मुतहरिक हो गए हैं पाकिस्तान के वो कानूनी इदारे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो कल ही हमें एक शॉकिंग ये बात पता चली है कि सीमा का भाई वो भी मुलविस है, सीमा की बहन मेरा इस मामले में मुलविस है, सीमा की एक और बहन है रीमा, ये मुलविस है। क्योंकि पहला ट्रिप जो सीमा ने नेपाल का किया था वो कई हफ्तों का या कई दिनों का था, उसमें सीमा अकेली गई थी। तो सीमा के 4 बच्चे किसके पास थे? गुलाम हैदर तो यहाँ था नहीं, गुलाम हैदर का वालिद जो जैकबाबाद में रहता है, तो बच्चे किसके पास थे? वो बच्चे जो है वो बिल्कुल, सीमा हैदर की बहनों के पास थे, वो वहां छोड़ के गई थी। उनको सारा पता था कि सीमा जो है लव अफेयर में है, कोई ट्रैपिंग का मामला है, सीमा नेपाल गई थी, उनकी बहनों को पता है। ये जो घर बेचा गया ये भी सीमा हैदर के भाई आसिफ को पता था कि मेरी बहन ने घर बेचा है। 4 तोला जो सोना है वो बेचा गया, वो भी सीमा की बहनों को पता था, सीमा के भाई को पता था, 3 लाख रुपए का भी पता था। ये सारा जो है ये फैमिली उस मामले में मुलवस थी। अब थोड़ा इस केस के थोड़ा हम बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे। 2014 का जो जनवरी का साल था जिसमें इसका लव अफेयर हुआ, मोबाइल फोन पर दोस्ती हुई,
सीमा हैदर का ताल्लुक जो है खैरपुर जिले से था, और इसका गुलाम हैदर का जो ताल्लुक है वो जैकबाबाद जिले से था। इनका कोई रॉन्ग नंबर मिलाया था सीमा हैदर ने गुलाम हैदर साहब को, और इनका जो लव अफेयर स्टार्ट हुआ, इनके कोई लव मैरिज एफिडेविट शोन हुआ था, फ्री विल एफिडेविट। उसके बाद सीमा हैदर को एक मकामी सरदार है उसके पास लेके गए। उसके बाद फिर गुलाम हैदर ने इसकी सीमा हैदर की फैमिली को 8 लाख रुपए में फिर से सीमा को खरीदा है। 8 लाख रुपए जो है सीमा हैदर के वालदेन ने गुलाम हैदर से लिए हैं। तो ये शुरू से ही, आज से कोई 7 8 9 साल पहले से ही ये लोग बड़े लालची किस्म के लोग हैं, सीमा हैदर के वालदेन। तो ये सारी स्टेपिंग में ये इन्वॉल्व है। मुझे लगता है अभी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है इसका दायरा वसी करेगी इन्वेस्टिगेशन का। मुझे लगता है ये कोई इंटरनेशनल साजिश है, उनको कोई डॉलर्स में पे करता था, कौन पे करता था वो अब मामला आगे चलेंगे, खुलेंगे मामला। तो ये बड़ा कोई नॉर्मल केस नहीं है, ये इसके दायरा इसका वसी होगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी इसका जो है लिंक किसी बाहर मुल्क की तरफ और भी जाएंगे, तो ये बड़ा जरूरी था। कल से इसकी बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। अब और भी कुछ मामला हमें लीगल प्रोसीडिंग्स करनी है, लेकिन वो अब मैं डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो डिफेंस है वो मैं डिफेंस अपने दुश्मनों को अभी नहीं दे सकता हूँ। ये वो पत्ते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से मैं जाके खोलूंगा। एक पत्ता जो है वो मैंने अभी कल शो किया है। बाकी इंशाल्लाह आप तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, दुनिया में जितने भी गुलाम हैदर से वो मोहब्बत करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम ये बच्चे हासिल करेंगे। और ये सचिन मीणा और ये नेत्रपाल सिंह मीणा ये और सीमा ये जेल जाएंगे। दूसरी बात ये मैं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, ये जो ग्रेटर नोएडा का ये जो एरिया है रबुपुरा, ये क्रिमिनल्स का एरिया है, और ये एरिया बड़ा खतरनाक एरिया है। ये क्रिमिनल सारे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से वो लोग हायर होते हैं। इंडिया के जो शहर मुंबई है या दूसरे वहाँ पे टारगेट किलिंग करते हैं सारे, यहाँ इनका बसेरा इस ग्रेटर नोएडा के शहर रघुपुरा में होता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो या किसी भी और तरह के वाकयात हो, यहाँ से लोग हायर होते हैं। पता ये चला है मकामी लोगों से, वहां से उससे राब्ते में है मकामी लोग रघुपुरा के और उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के जितने भी शहर है वो रास्ते में है, मुझे डिटेल दे रहे हैं वो। और वहां से वहां पर ये लड़कियां जो है ना सेल आउट होती हैं, बच्चियां सेल आउट होती हैं, वहां पे पैसे देके रेप कराए जाते हैं लड़कियों के। तो ये बड़ा खतरनाक एरिया है। इसमें ये 4 बच्चे मासूम हैं, ये बड़े होने वाले हैं और इनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। इंशाल्लाह हमारे पास बच्चे होंगे। मेरा सर आपसे एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बच्चे अब भारत चले गए तो भारत का कानून अप्लाई होगा, तो गुलाम हैदर किस तरह से बच्चों की कस्टडी लेगा? ये जनरल एक मासूम से लोगों के लिए सवाल है, तो इस हवाले से आपका क्या प्लान है सर? जी देखिए, सबसे पहले तो ये लोग काफी सवाल मुझसे भी करते हैं कि गुलाम हैदर साहब चुप करके बैठा है, कुछ नहीं हो रहा। देखिए, प्रोसीजर है हमारे मुल्क का, हमारे पास आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डोमेस्टिक लॉ है। सबसे पहले हमें आइन पाकिस्तान और डोमेस्टिक लॉज को अप्लाई करना है। हमारे पास कुछ इदारे हैं, हमें उन इदारों को हमें पहले अप्रोच करना है। हमें जो हमारा जो लीगल डोमेस्टिक लॉज है हमें उनको फॉलो करना है। उसके बाद हमारे पास हाई कमीशन इंडिया की है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे पास एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है। हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हम सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हम बाहर नहीं निकल सकते। उसके बाद ये जो सीमा है या बच्चे हैं ये मुल्क के बाहर है, अगर जरूरत ये पेश आती है, अगर हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्ड नहीं करती है पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को, और पाकिस्तान के वो इदारे जिनके थ्रू ये मामला हल होने हैं, अगर वो रेस्पॉन्ड नहीं होती है, तो हम हिंदुस्तान जरूर जाएंगे। इंडिया की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिया की जो बार काउंसिल है वो भी इंडिपेंडेंट है। हमें ये यकीन है कि इंडियन की जो जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, उससे जो है हमें जरूर फायदा होगा। हम हिंदुस्तान जाएंगे, हम रिट में जाएंगे इंडिया में, और जरूर फायदा होगा। जरूरत पेश आती है तो हम जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब आप जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि शादी वगैरह जो भी उसने किया, अभी आपने बड़ी हॉरिबल किस्म की जो डिटेल्स बताई हैं उनका बैकग्राउंड का, और ये बड़ा जरूरी होता है सारी इन मामलात को देखते हुए। बट द इशू एट दिस पॉइंट इज के पाकिस्तान के जो लॉज हैं और फिर इंडिया के लॉज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या ये जो अगर इंडियन जो लॉज जिसका हमें बहुत उम्मीद है, उनके अटॉर्नीज हमारे साथ आ रहे हैं, वो सारा
बता रहे हैं कि दिस इज रॉन्ग, यू नो, दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर इसने आना था तो ये डिवोर्स लेती, सब कुछ करती, बच्चे वहीं पे उनके आपस में दोनों डिसाइड करते। तो अगर आपका क्या ख्याल है कि जो मैंने पहले भी रेज किया था क्वेश्चन, देखें इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान कंट्री तो है नहीं, वहां पे तो छोटी सी बात पे कोई ना कोई गिरफ्तार हो सकता है। अभी एक बंदा पाकिस्तान से गया है, उसने भी ऐसे शादी की। क्रॉस बॉर्डर मैरिज इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। issue here is multifocal and there are so many multiple layers into it। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप या गुलाम हैदर इंडिया जाते हैं तो मुझे तो, हम लोगों को तो खतरा ये है कि कहीं गुलाम हैदर के ऊपर ही वो केस करके उसको पकड़ ना लें कि जी ये इस तरह आ गया। आप उसके हवाले से आपकी क्या वो है आंसर है? देखिए, इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और जी जो पाकिस्तान की वहाँ पर भी जो हाई कमीशन एम्बेसी मौजूद है, हमारे एम्बेसडर वहाँ पर मौजूद है, हम प्रोटेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है वो जी प्रोटेक्ट करता है तमाम हिंदुस्तानियों समेत वो एलियंस जो उस वक्त हिंदुस्तान में रहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें प्रोटेक्ट करेगा अगर वहाँ हम होंगे। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 3 है वो भी जो है हमें प्रोटेक्ट करता है